Hello world and welcome to my YouTube channel Methods in my Madness। और आज इस खूबसूरत जगह पर बैठकर हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के बारे में। पिछले सेशन में हमने बात की कि why English is necessary for all of us and why it is the wind of the world। और जब हमने जाना, हमने माना कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे इंग्लिश में ये कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। किसी चीज़ को अच्छे से कर लिया जाए तो आधा काम वहीं हो, अच्छे से शुरू कर लिया जाए तो आधा काम वहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अच्छे से शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत जब करें तो बेस पर आते हैं। और बेस का मायने क्या है? बेस क्या है? भाषा का, लैंग्वेज का। कौन उसको एफिशिएंट बनाता है, कौन उसको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाता है, वो है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट। मेरा टेक्निकल कहने का मतलब है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट। तो ग्रामर पर हम बात करें अगर, तो इंग्लिश को जब हिंदी से अगर हम तुलना करें तो यहाँ आप देखेंगे कि हिंदी में लिखने और बोलने में सेम ही वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट इंग्लिश की है, जैसे हिंदी में देवनागरी है, वैसे ही लिखने के लिए इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है। आप नोट कर लें कि वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लेकिन बोलने के लिए उसकी 12 खड़ी अलग होती है, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, और आगे के उस सेशन में हम इसकी चर्चा भी विस्तृत करेंगे फोनेटिक्स पर। फोनेटिक्स हमें ले जाती है स्पीकिंग की तरफ, और जो लिखना है वो हमें ले जाता है राइटिंग की तरफ, जो लेटर्स है। तो फोनेटिक्स में क्या होते हैं फिर? लेटर्स के इक्विवेलेंट। फोनेटिक्स में लेटर्स के इक्विवेलेंट होते हैं फोनिम्स। फिर जाकर के दोनों ही कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ड को। फोनिम्स से भी वर्ड बनता है, या यूँ कहे, क्षमा करें, सिलेबल बनता है। फोनिम से बनता है सिलेबल और सिलेबल से बनता है वर्ड। तो फोनिम क्या है? फोनिम एक बार में निकलने वाली साउंड है, और सिलेबल क्या है? सिलेबल एक बार में स्पेल किए जाने वाला जो है पार्ट है आवाज़ का। उसके बाद में बनता है वर्ड। इस तरफ हम ले तो स्क्रिप्ट में लेटर्स हैं, ABCD, ये लेटर्स हैं, और ये लेटर मिल करके, फोनिम और सिलेबल मिल करके वर्ड बनाते हैं। तो वर्ड जैसे एप्पल, बुक, कैट, ये वर्ड्स हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि लिखने में APPLE और बोले गए एप्पल, BOOK बोला जाएगा बुक, लेकिन COOL कुल नहीं बोला जाएगा, कूल। ये फोनेटिक्स डिफरेंस है, ये हम उसमें पढ़ेंगे जब फोनेटिक्स की बात करेंगे। अगर भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज जो है उसमें ग्रामर होती है, और उसका राइटिंग पोर्शन होता है, और वो एक इंडिपेंडेंट पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कम्युनिकेशन में विस्तृत किसी विशेष टेरिटरी या कहीं लंबे भूखंड पर फैला होता है। एक होती है डायलेक्ट, बोली। तो डायलेक्ट में मैं आपको बताऊं, किसी तरीके की कोई भी राइटिंग आमतौर पर देखी नहीं जाती। डायलेक्ट सिर्फ स्पोकन होती है, लोगों ने बोली है और बोल करके ही लोगों ने सुना है। उसका ग्रामेटिकल जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल शिथिल होते हैं और लोगों के सुनने पर ही आधारित होते हैं। बार बार वो उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता रहता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में किसको सिखाया जाता है? लैंग्वेज को सिखाया जाता है, डायलेक्ट को कम सिखाया जाता है। ग्रामेटिकल अगर बात करें तो वो लैंग्वेज की बात करेंगे।
तो हमने कहा जी कि वर्ड बना किससे, फोनिम से, सिलेबल से या लेटर से। और अब अगर हम आगे बढ़ें तो वर्ड जो बनता है, वर्ड एक इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल छोटी यूनिट है। इससे छोटी कोई यूनिट नहीं है जो मीनिंगफुल है इंग्लिश में, खास करके जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंग्लिश में सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट जो है वो वर्ड है। वर्ड एक अपने आसपास कुछ चीज़ों को लेकर के और अपना मीनिंग जो है वो और ज़्यादा क्लियर करता है, और वो कहलाते हैं मॉडिफायर। हम पार्ट ऑफ स्पीच में इसकी पूरी चर्चा करेंगे। इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच हमारे होते हैं, उनमें 2 मॉडिफायर होते हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो ये जो मॉडिफायर है ये वर्ड को स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, उसके मीनिंग को और ज़्यादा उसमें कुछ ऐड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और वही चीज़ मॉडिफायर कहलाती है। और मॉडिफायर के जुड़ जाने के बाद एक वर्ड जो है वो अभी भी मीनिंगफुल है। जैसे हमने कहा एप्पल, अब हम 2 और चीज़ें जोड़ देते हैं, अ स्वीट। तो अब पूरा बोलें, अ स्वीट एप्पल। तो अब वो और ज़्यादा क्लियर हो गया। पहले सिर्फ एप्पल था, अब हमें पता चला कि कोई एक एप्पल है और वो स्वीट है। तो मीनिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ये जो साथ में मिल जा करके और उस वर्ड को फ्रेज बना देते हैं। तो अगला जो वर्ड से वर्ड का जो कॉम्बिनेशन बन के जो बनती है अगली यूनिट, सेंटेंस बनने से पहले मैं आपको बता दूं सेंटेंस सबसे हाईएस्ट यूनिट है। तो सेंटेंस बनने से पहले जो यूनिट बनती है वर्ड, और वर्ड के बाद बनता है फ्रेज। फ्रेज मीनिंगफुल ऐसा एक पार्ट है जिसमें नाउन या प्रोनाउन को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसके साथ मॉडिफायर जुड़ जाते हैं। अब वर्ड के बाद फ्रेज, और फ्रेज के बाद बात करते हैं क्लॉज की। क्लॉज क्या है? देखिए, एक एक्शन होती है सेंटेंस में। सेंटेंस की सबसे ज़रूरी और आवश्यक शर्त है कि वहाँ एक एक्शन होनी चाहिए जिसको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन वर्ब आ जाने के बाद हर हाल में वो सेंटेंस हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में भाषा की, इंग्लिश की सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो अगर इंग्लिश की सेंटेंस की बात करें तो वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगने के बाद पूरा होता है। लेकिन क्लॉज क्या है? सेंटेंस जैसे दिखने वाली संरचना जिसके साथ एक एक्शन होती है, एक वर्ब होती है, और ग्रामेटिकल टेक्निक में उसको, ग्रामेटिकल टर्म्स में उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो वर्ब की तरह काम करती है। ये नया सवाल है जो हम पार्ट ऑफ स्पीच में चर्चा करेंगे कि क्या वर्ब की तरह भी किसी और की तरह काम करती है। तो जी हाँ, नाउन एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव और नाउन की तरह काम कर सकती है। तो जब वर्ब की तरह काम करती है तो वो फाइनाइट होती है। तो एक फाइनाइट वर्ब के साथ सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जैसा जो पार्ट होता है वो क्लोज कहलाता है। हम जैसे लिखें एक सेंटेंस कि आई नो दैट यू आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ आप देखें, आई नो, एक पहली जो वर्ब है जो वर्ब की तरह काम करती है वो है नो। तो एक सेंटेंस जैसी संरचना है आई नो। उसके बाद अगली सेंटेंस जैसी संरचना क्या है? दैट यू आर इंटेलिजेंट। तो आर दूसरी फाइनाइट वर्ब है। ये 2 फाइनाइट वर्ब मिलके एक ही सेंटेंस बना रही है। तो ये है क्लॉज। और क्लॉज से मिल करके, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बहुत सारे
क्लॉजेस हो, सिर्फ सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। सिंपल सेंटेंस वही है जिसमें क्लॉजेस नहीं है, सिर्फ एक ही एक्शन है, सिर्फ एक ही ऐसी वर्ब है जो फाइनाइट है। और उसके बाद में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हम आगे के सेशंस में चर्चा करेंगे। वो मिल करके, चाहे वो क्लॉजेस है और चाहे वो विदाउट क्लॉजेस सिंपल सेंटेंस है, वो जब पूरा होता है तो वो एक सेंटेंस के रूप में पूरा होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि लिखित में सबसे छोटी यूनिट लेटर है और बोलने में सबसे छोटी यूनिट फोनिम्स है, उसी तरीके से सबसे बड़ी यूनिट दोनों में सेंटेंस है। एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस ही आता है। तो हम अपने इस YouTube चैनल के द्वारा और मेरी कोशिशों के द्वारा ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम एक सेंटेंस कैसे बनाएं। और जिस दिन हमने ये सीख लिया कि हम एक सेंटेंस कैसे बनाएं, आप यकीन मानिए आप ग्रामेटिकल पोर्शन जो है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसके अलावा हम बात करेंगे फोनेटिक्स पर और मीनिंग्स पर, हम चर्चाएं आगे के सेशंस में करते जाएंगे। तो आज का सम अप क्या है? आज का सम अप है या तो चले फोनिम सिलेबल से और या चले लेटर से, और लेटर के बाद वर्ड्स, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज के बाद क्लॉज और क्लॉज के बाद सेंटेंस। इस तरीके से ये एक चेन जो है वो पूरी होगी। और इसको पूरा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और 32 इंच की स्माइल कायम रखिए।